आज यूपी का ऐतिहासिक बजट पेश किया गया। पहली बार यूपी का पेपरलेस बजट पेश हुआ। विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 1 घंटा 40 मिनट में बजट पढ़ा। यूपी सरकार का यह बजट प्रदेश के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इस बार का बजट कुल 5,50,270 करोड़ 78 लाख रुपए का है। कृषि कानून पर मचे बवाल से इतर यूपी सरकार ने किसानों को खेती के लिए मुफ्त पानी देने, सस्ता लोन उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के अंतर्गत संजय गांधी पीजीआई लखनऊ में लेवल 3 की बायो सेफ्टी लैब की स्थापना की जाएगी। इसके अतिरिक्त प्रदेश के 45 जनपदों में राजकीय मेडिकल कॉलेजों, संस्थानों तथा चिकित्सा विश्वविद्यालयों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक की भी स्थापना की जाएगी। वर्ष 2017 तक मात्र 15 जिलों में राजकीय मेडिकल कॉलेज संस्थान संचालित थे। इसके अतिरिक्त 30 अन्य जिलों में मेडिकल कॉलेज संस्थान का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2017 से सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत 7 नए मेडिकल कॉलेज क्रियाशील किए गए हैं। 9 मेडिकल कॉलेजों का निर्माण प्रगति पर है, जिनमें शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से MBBS पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जाना है। प्रदेश में 13 जनपदों बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोंडा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली, बुलंदशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात तथा कौशाम्बी में निर्माणाधीन नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 1950 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के 19 असेवित जनपदों में प्रदेश के 16 असेवित जनपदों में PPP मोड में मेडिकल कॉलेज संचालित कराए जाने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। योजना हेतु 48 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के लिए 23 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर एवं मिर्जापुर में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों में जुलाई 2021 से शिक्षण सत्र प्रारंभ किए जाने का लक्ष्य है। इन मेडिकल कॉलेजों हेतु 960 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव है। अमेठी एवं बलरामपुर में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु 175 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश की निर्धन आबादी का असाध्य रोगों की चिकित्सा सुविधा मुहैया कराए जाने हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में उत्कृष्ट चिकित्सा शिक्षा की दिशा में उत्तर प्रदेश राज्य में 2 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स क्रमशः गोरखपुर एवं रायबरेली में स्थापित कर आउटडोर सेवाएं प्रारंभ की जा चुकी हैं तथा शैक्षणिक सत्र 2019-20 में एम्स गोरखपुर में 100 छात्र तथा एम्स रायबरेली में 100 छात्रों को प्रवेश MBBS पाठ्यक्रम का पाठन भी प्रारंभ कर दिया गया है। KGMU के अधीन लखनऊ में इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एंड इन्फेक्शियस डिजीजेज। यूपी का ऐतिहासिक बजट पेश होने के बाद सीएम योगी ने बजट को सराहा और कहा कि इस बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है और ये बजट प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। और 20-21 का हमारा बजट प्रदेश के युवाओं के लिए और प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को समर्पित था। तो इस बार का यह बजट जिस पर फोकस किया गया है, यहाँ पर हम लोगों ने प्रदेश के समग्र और समावेशी विकास और प्रदेश के विभिन्न वर्गों के स्वावलंबन के माध्यम से सशक्तिकरण को आधार बना करके इस बजट को प्रस्तुत किया गया है। प्रदेश में ईज ऑफ लिविंग को और आसान करने के लिए हर घर को जल, हर घर को बिजली, हर गांव को सड़क और हर गांव को डिजिटल बनाने की प्रक्रिया के साथ प्रदेश में समग्र विकास की एक रूपरेखा इस बजट के माध्यम से प्रारंभ की गई है। बजट से जुड़ी हुई जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनमें हम सब जानते हैं कि बजट का आकार इस बार 5,50,270.78 करोड़ रुपए का है, जो वर्ष 2020-21 के बजट से
37,410.06 करोड़ रुपए यानी 7.3% अधिक है। खासतौर पर हर घर को नल, हर घर को बिजली, हर गांव में सड़क और हर गांव को डिजिटल बनाने के संकल्प के साथ ही हर खेत को पानी और हर हाथ को काम देने का संकल्प इस बजट में निहित है। यह बजट प्रदेश के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके का प्रतिनिधित्व करने वाला यह बजट है। खासतौर पर जब हम कृषि क्षेत्र की ही बात करते हैं, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को विस्तार दिया गया है। इसमें अब तक किसान आच्छादित था, अब किसान के साथ साथ किसान के परिवार का कमाऊ सदस्य, बटाईदार और अन्य लोगों को भी शामिल करते हुए अगर दुर्घटना से किसी ऐसे व्यक्ति की मौत होती है तो 5 लाख रुपए की सहायता इस बीमा योजना के माध्यम से उस किसान परिवार को या उस बटाईदार को या किसान परिवार के सदस्य की दुखद मृत्यु पर स्वतः ही इस योजना से प्राप्त होगी। प्रसन्नता है कि आज से हमारी कैबिनेट भी ई कैबिनेट हो गई है। आज प्रातःकालीन सत्र में हमारा बजट पूर्व जो कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई थी वह भी ई कैबिनेट थी और ई कैबिनेट के साथ ही आज आपने पेपरलेस बजट को पहली बार देखा है। मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं और आप सबको भी आपने इसका आनंद लिया होगा, इसके लिए भी आप सबको मैं बधाई देता हूं। यूपी के पेपरलेस बजट पर विपक्ष का भी निशाना सामने आया है। राम गोविंद चौधरी बोले कि नौकरी और उद्योग लेस से बजट सिर्फ खोखले दावे किए जा रहे हैं। लाया गया है, फिर पेपरलेस अभिभाषण क्यों नहीं दिया गया? अगर इसमें कुछ छिपाना नहीं है तो महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण पेपरलेस क्यों नहीं? जो ऑनलाइन ये परीक्षा कराते हैं, जिस परीक्षाओं में घपला करनी होती है उसको पेपर पर कराते हैं। तो पेपरलेस मतलब रोजगार लेस, नौकरी लेस, किसानों की आमदनी लेस, सूक्ष्म मध्यम लघु उद्योग के बढ़ावा का लेस, हर चीज लेस है। इसमें जनता के हित की बात केवल कही गई है, पैसे के बहुत कम प्रावधान किए गए। और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका अजय कुमार लल्लू जी एबीपी गंगा पर। सबसे पहले आपका रिएक्शन कैसा है यूपी का ये पेपरलेस बजट? देखिए, ये पूरी तरह सरकार ने किसान, नौजवान, गरीब, आम आदमियों को छलने और ठगने का काम किया। बजट घोर निराशाजनक है। अगर देखें तो सरकार ने इस बजट में आय दुगुने की बात की है। पिछले समय इस सरकार ने पहले कृषक समृद्धि आयोग बनाया था 2017 में। इस सरकार ने 2017 की जिसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री थे, एक बैठक आज तक इस सरकार ने नहीं की। अब एक नया जुमला लेकर आए हैं किसानों के लिए, आत्मनिर्भर कृषि समूहित विकास योजना। गन्ना किसानों के बकाये के लिए 1 रुपया बजट का प्रावधान नहीं किया है। ओलावृष्टि, अतिवृष्टि से बर्बाद फसलों के मुआवजे का 1 रुपये का प्रावधान इस सरकार ने नहीं किया है। मुझे तो दुख है इस सरकार से कि ये सरकार कितनी बड़ी युवा विरोधी है। इन्होंने अभी जो बजट के भाषण के दौरान इन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया कि हम जो चाहेंगे वो होने दो। युवाओं के लिए जो बजट में प्रावधान था तो इनके जो वित्त मंत्री उन्होंने कहा हम जो चाहे वो होने दो। अगर आप वो चाह होने दो तो आपने 14 लाख प्रतिवर्ष
रोजगार की बात की थी, 56 लाख के सापेक्ष मात्र 3 लाख रोजगार दे पाए। जितनी भर्तियां हैं, भर्तियां निकालने के लिए कोई व्यवस्था नहीं, कोई योजना नहीं, कोई बजट में प्रावधान नहीं। पिछले समय में जितनी भर्तियां यूपी एसएससी का हो या सिपाही भर्ती हो, दरोगा भर्ती हो, जितने पेपर आउट हुए, माध्यमिक शिक्षक भर्ती, इसके लिए कैसे पारदर्शी व्यवस्था हो, बजट का क्या प्रावधान हो, कितने नौकरी इस साल सरकार वैकेंसी निकालेगी, कोई बजट में प्रावधान नहीं। बुनकर, कारपेट, चमड़ा उद्योग, चूड़ी उद्योग, पीतल उद्योग, लकड़ी उद्योग और 75,000 बंद एमएसएमई जो छोटे उद्योग थे, जो लगभग गाजियाबाद और नोएडा में स्थापित थे जी। लाखों की संख्या में देश का तमाम जो मजदूर वर्ग था वो जाकर उसमें कमाता था। आज हालत यह है कि इसके लिए मात्र 200 करोड़ का प्रावधान किया है। आप सोचिए, करोड़ों लोगों के काम करने के लिए 200 रुपए, ये जो तमाम लघु उद्योग सीमी उद्योग थे, इनके पुनर्जीवित करने के लिए या इन्हें आगे बढ़ाने के लिए मात्र 200 एकड़, यानी जितना चाहिए उसके सापेक्ष ऊंट के मुंह में जीरे के समान इन्होंने। अजय कुमार लल्लू जी, देखिए इतनी सारी शिकायतें हैं, इतनी सारे पॉइंट्स हैं जो आप कह रहे हैं इस बजट में वो नदारद हैं, इस बजट में वो नहीं है जो होने चाहिए थे। लेकिन सरकार तो अपनी पीठ थपथपा रही है और कह रही है कि ऐतिहासिक बजट है और इतना बड़ा बजट यूपी में पेश नहीं हुआ इससे पहले और तमाम वर्गों का इसमें ध्यान रखा गया है, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे सड़क हो, चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो। देखिए, आप बजट को पढ़ लीजिए ठीक से जी। और अब तो आपके नेट पर भी पूरी तरह वो प्रावधानित है, आप उसको देख सकती हैं। केवल कागज के घोड़े की तरह बजट है, अमली जामा का कहीं दूर दूर तक उसका कोई रिश्ता नाता नहीं, केवल ब्रांडिंग है, केवल पीआर के भरोसे आंकड़ों की बाजूगरी है, पुरानी चीज को ही नए तरह से प्रावधानित करने का। मैं आपको जो भी बातें कर रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं। कुपोषण में उत्तर प्रदेश नंबर 1 स्थिति में है। सुपोषण के लिए जो बजट का प्रावधान किया है, आप देख लीजिए कितना कम बजट है। पूर्वांचल, बुंदेलखंड, मध्यांचल में उद्योग लगाया गया है। मैं पूछना चाहता हूँ, एक उद्योग का नाम तो बता दीजिए मुख्यमंत्री जी। इन्वेस्टर समिट, डिफेंस एक्सपो, तमाम तरह के इवेंट किए गए। केवल होर्डिंग, पोस्टर और ब्रांडिंग से उत्तर प्रदेश चलेगा? पूरी तरह उत्तर प्रदेश को घोर निराशा की तरफ इस बार इस सरकार ने ढकेलने का काम किया है। उत्तर प्रदेश का चाहे वो नौजवान हो, किसान हो, आम आदमी हो, पूरी तरह अपने आप को उपेक्षित समझ रहा है। इस बजट में घोर निराशाजनक है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, आम आदमी के लिए, मध्यम वर्गीय के लिए, गरीबों के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं। ठीक है अजय कुमार लल्लू जी, आप कह रहे हैं कि ये जो बजट है पूरी तरीके से निराशाजनक है, इसमें आम आदमी के लिए कुछ नहीं है, किसानों के लिए कुछ नहीं है, गरीबों के लिए कुछ नहीं है। आप विपक्ष में हैं, आप जरा समझाइए कि कैसा बजट होना चाहिए था, आप क्या एक्सपेक्टेशन लेकर बैठे थे सरकार से जो पूरी नहीं हुई है और वो चीजें इस बजट में शामिल नहीं की है सरकार ने? देखिए, मैं समझता हूं कि गन्ना किसानों के बकाये का प्रावधान होना चाहिए था। मैं समझता हूं आवारा जानवरों से जो किसान परेशान है, उनके आवारा जानवरों के लिए कहीं ना कहीं कोई आश्रय स्थल और उनके लिए बजट, भारी भरकम बजट की व्यवस्था करके किसानों के फसल को बचाने की व्यवस्था करनी चाहिए थी। मैं समझता हूं किसान लगातार आत्महत्या करने पर विवश है, उस आत्महत्या को रोकने के उपाय होने चाहिए थे। मैं समझता हूं जो लोगों के बर्बाद फसल पूरी तरह ओलावृष्टि, अतिवृष्टि से हो गए थे, उनके लिए मुआवजा और किसानों के लिए अलग पैकेज की व्यवस्था होनी चाहिए थी। धान क्रय केंद्र, गेहूं क्रय केंद्र, मक्का क्रय केंद्रों का आंकड़ा इतना बड़ा इस सरकार ने दे दिया, लेकिन मुझे लगता है कि आज भी आप चले जाइए धान क्रय केंद्रों पर, कहीं धान खरीदने हो रहा है। इसकी व्यवस्था कैसे हो सकती है? सरकार को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए थी। बिजली का रेट आकाश छू रहा है, आम आदमी से कोसों दूर है। आज एक सामान्य एक बल्ब जलाने वाले को 700 और 800 रुपए बिजली देने पड़ रहे हैं। निजी ट्यूबवेल जिन लोगों ने लगाया है उन्हें 3,3200 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। डीजल का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, खाद का दाम बढ़ गया, लेकिन किसानों के फसल का 1 रुपया बढ़ाने का काम इस सरकार ने नहीं किया। मुझे लगता है कि बुनकर, कारपेट और 75,000 जो एमएसएमई थे, इनको पुनर्जीवित करने के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बड़े मात्रा में अकुशल मजदूर है,
और जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्लान जो कांग्रेस के जमाने में स्थापित हुए थे, जो सोच थी, चाहे वो फिरोजाबाद का चूड़ी उद्योग हो, सहारनपुर का लकड़ी उद्योग हो, अलीगढ़ का ताला चाबी का उद्योग हो, मुरादाबाद का ब्रास इंडस्ट्रीज हो, कानपुर का चमड़ा उद्योग हो, या अगर आप देखें भदोही का कारपेट हो, या बुनकर एक बड़े पैमाने पर है, उसके लिए कहीं ना कहीं कोई सब्सिडी उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। जो आप लोगों ने ही खुद इस बात को दिखाया था कि कोरोना काल में 75,000 छोटी बड़ी उद्योग जो गाजियाबाद और नोएडा में स्थापित थे, उनको कैसे हम जिंदा करें। अकुशल मजदूर जो बड़े पैमाने पर हैं, उनके रोजगार के साधन हम कैसे लगा सकते हैं। सरकार को इसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए थी। हॉस्पिटल के संदर्भ में चिकित्सीय व्यवस्था आज पूरी तरह छिन्न भिन्न पड़ी है। ठीक है अजय कुमार लल्लू जी, देखिए बहुत सारी समस्या है, बहुत सारी परेशानी है विपक्ष को। अब मैं संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूं, क्योंकि वक्त की मेरे पास कमी है, कोई एक ऐसी चीज जो आपको अच्छी लगी हो इस बजट में? देखिए, मुझे नहीं लगता कि सरकार ने कोई बजट में इस तरह का प्रावधान किया हो जिससे किसान, नौजवान, गरीब, आम आदमी को कहीं से लाभ मिल सके। केवल ब्रांडिंग, ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है जो आम आदमी से ये जुड़ी हो, पूरा जमीन से मुख्यमंत्री जुड़ी हो, को जो आपको पीआर कंपनी, बिल्कुल जो आपको पसंद आए, सब कुछ ब्रांडिंग की गई है, ये विपक्ष कह रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। प्रदेश में माफिया और गुंडों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। कानपुर में ड्रग्स माफिया और हिस्ट्री शीटर सुशील शर्मा उर्फ बच्चा के मकान को ढा दिया गया। इसने सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से मकान का निर्माण कराया था। संकरे रास्ते की वजह से मकान पर बुलडोजर नहीं चल सका, जिसके चलते मजदूरों की मदद से मकान ढाने का काम किया गया। सुशील शर्मा और बच्चा के खिलाफ कानपुर समेत कई जिलों में तमाम मामले दर्ज हैं। नशे के कारोबार में उसकी जड़ें गहरी हैं। हाल ही में सुशील ने कानपुर की जिला कोर्ट में सरेंडर कर दिया।